हेलो स्टूडेंट, मेरी आवाज आ रही है क्या आप लोगों तक? गुड मॉर्निंग क्लास। आवाज आ रही है क्या आप लोगों तक? ठीक है। वुमेन्स एक्सरसाइज और कौन कौन है? ठीक है, तो लास्ट लेक्चर में याद है कि लास्ट लेक्चर का आप लोगों को लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था? अगर आप लोगों को याद आ रहा हो, याद आ रहा है? सामने लिखा हुआ है बोर्ड पर। तो हम लोगों ने बातें करना स्टार्ट किया था, याद करो, याद क्या क्या किया था बातें करना स्टार्ट। तो हमने ये बातें करना स्टार्ट किया था कि जैसे 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 रोटेशन करेगा लूप या रिंग घूम रहा है, पोटेंशियल चेंज होता है, पोटेंशियल चेंज होता है तो आई भी चेंज होता है। और आई का वैल्यू क्या होता है? तो आई का वैल्यू हमने देखा था, आई का वैल्यू आई नॉट साइन ओमेगा टी हुआ करता था। एवरेज निकालना लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने सीख रखा था। एवरेज क्या हुआ करता था? तो एवरेज होता था 2 टाइम्स आई नॉट डिवाइड बाई पाई। तो यहां तक क्या आप लोगों को समझ में आ गया था? बढ़ जाऊं आगे? बात किया था हम लोगों ने लास्ट क्लास में कि ये वैल्यू होता है 2 I0/पाई। अब आगे, इसके आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं तो हमें ये पता चल गया है कि पीक वैल्यू ऑफ करंट क्या होता है। तो हाँ सर, हमें पता है वो क्या होता है। तो हमें होता है वो क्या होता है, I0 होता है, हमें पता था। ठीक है, इसके बाद हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में देखा था, लास्ट में जस्ट पहले वाले लेक्चर में देखा था हम लोगों ने कि एवरेज करंट क्या होता है। एवरेज का मतलब भी हमें समझ में आया था, एवरेज का मतलब क्या होता है। तो एवरेज का मतलब समझ में आया कि जैसे एग्जांपल दिया गया था आपको एवरेज का, और वैल्यू कुछ निकाला हम लोगों ने। तो किसी भी फंक्शन का एवरेज, जो कि यहाँ यहाँ करंट है वो फंक्शन, तो उसका एवरेज निकालना हमें समझ में आया कि सर ठीक है, 0 से लेके पाई बाय ओमेगा तक निकाला, हाफ साइकिल का निकाला, तो वैल्यू कितना आया? 2I0/पाई आया। और अगर मैं यहाँ पर फुल साइकिल की बात करूं तो फुल साइकिल का वैल्यू कितना आया था? तो फुल साइकिल का वैल्यू 0 आया था। तो इसके आगे कंटिन्यू करते हुए मैं आगे बात करता हूं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, वो टॉपिक लिखो आप लोग। नेक्स्ट टॉपिक आरएमएस करंट, आर एम एस। ठीक है, आरएमएस करंट। अब आरएमएस क्या है? तो आरएमएस का मतलब होता है रूट मीन स्क्वायर। ठीक है, यानी करंट की एक और वैल्यू की बात की जा रही है, वो वैल्यू क्या है? आरएमएस, रूट मीन स्क्वायर। ये भी एक मैथ्स का फंक्शन है, सिंपल सिंपल मैथ्स का फंक्शन हमें सॉल्व करना हम लोग सीखेंगे। तो रूट मीन स्क्वायर, इसे आरएमएस रीड जरूर करते हैं, रूट मीन स्क्वायर, लेकिन इसे पढ़ने का तरीका उल्टा है या सॉल्व करने का तरीका उल्टा है। उल्टा मतलब कैसे सर? तो सॉल्व करने का तरीका क्या है? तो मैं बोलूंगा पहले स्क्वायर, फिर मीन, फिर रूट। मीन का मतलब होता है एवरेज। ठीक है, तो आरएमएस का मतलब रूट मीन स्क्वायर। रीड करेंगे तो क्या होगा? रूट मीन स्क्वायर का स्क्वायर, फिर क्या करोगे? मीन, मीन के बाद क्या करोगे? रूट। तो अगर मैं इसे सॉल्व करूं, जैसे कि मैं मान लो कि करंट के आरएमएस वैल्यू की बात करूं, तो देखो क्या करेंगे हम लोग। IRMS साथ साथ बोलना, जहां भी बैठे हुए हो एक साथ रिपीट करना। सबसे पहला स्क्वायर, सबसे पहला क्या? स्क्वायर। दूसरा क्या? मीन। एंड तीसरा क्या? रूट। तो देखो, अब क्या किया जाए? स्क्वायर, फिर मीन, फिर रूट। तो सबसे पहले अगर आई को मैं स्क्वायर करूंगा तो क्या लिखोगे आप लोग? आई का स्क्वायर। समझ में आ गया? आई का स्क्वायर कर दिया, करंट का ही हम लोग आरएमएस निकाल रहे हैं। फिर इसका एवरेज करना है हमें। एवरेज कैसे निकाले सर? तो एवरेज निकालने का तरीका अभी भी जो सीखा था हम लोगों ने, ये रहा इधर dt और नीचे भी dt, लिमिट कहां से कहां तक? जहां तक क्वेश्चन में पूछा जाए। तो मान लो ये बोला गया वेरिएबल के टर्म में बात कर रहा हूं मैं, ये 0 से t और ये हो गया 0 से t। समझ में आ गया IRMS आप लोगों को? तो IRMS हो जाएगा स्क्वायर, यानी स्क्वायर किया, फिर एवरेज किया, यानी ये भी हो गया, मीन भी हो गया। लास्ट वाला स्टेप कौन सा रह गया है? तो लास्ट स्टेप रह गया हमारा रूट। तो ये हो गया रूट। इसे हम लोग बोलते हैं IRMS। समझ में आ गया रीड करने का तरीका? देखने में पता है मुझे डरावना लग रहा होगा आप लोग को, सर ये क्या है, बहुत बड़ा सा फॉर्मूला लग रहा है। लेकिन अगर इसे ऐसे रीड करो तो आसान लगेगा सोचने में। सबसे पहले क्या किया? स्क्वायर, स्क्वायर कर दिया, फिर स्क्वायर का एवरेज कर दिया। देखो एवरेज भी कर दिया हम लोगों ने। ठीक है, समझ में आ गया? उसके बाद फाइनली क्या किया? उसका रूट कर दिया गया। तो क्लियर हो चुका है? ठीक है, तो आगे ये समझ में आ चुका है। तो देखो आगे बात करते हैं हम लोग।
ठीक है, तो जैसे सर सजेस्ट कर रहे रूट ऑफ स्क्वायर ऑफ करंट। ठीक है, समझ में आ गया, रूट ऑफ स्क्वायर ऑफ करंट सभी को समझ में आ गया। ठीक है, तो अब आगे, तो अब किसका मीन, तो मीन का मतलब आपको भी समझ में आ चुका है। तो देखो आगे बात करते हैं। अब यहाँ पर आपको पता था आई हमने सॉल्व किया था, आई का वैल्यू क्या आया था, आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। आई नॉट क्या है, पीक वैल्यू ऑफ करंट है, ओमेगा क्या है, तो ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। यहाँ तक हमने बातें कर रखा था। अब अगर मैं इसे सॉल्व करूं मतलब सीधे फॉर्मूला रखेंगे हम लोग फिलहाल के लिए। तो अगर मैं इसे रखूंगा यहाँ पर तो देखो क्या होने वाला है, आई का स्क्वायर, आई नॉट का स्क्वायर, साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी डिवाइड बाई, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा डी टी। यहाँ तक किया, उसके बाद टोटल क्या करने वाले हम लोग, रूट करने वाले हैं। तो ये हमारा हो जाएगा आई आर एम एस। आई आर एम एस का मतलब ये कुछ इस तरीके से हो गया। अब अगर मान लो पूछा जाए टाइम ओवर फुल साइकिल बताओ, फुल साइकिल का टाइम याद है आप लोगों को? ऑलरेडी हमने बातें कर रखा था फुल साइकिल के बारे में। देखो फुल साइकिल का टाइम कितना लगता है, तो फुल साइकिल का टाइम लगता है 2 पाई बाई ओमेगा। यानी अगर कॉइल ओमेगा से घूम रहा है, एक 2 पाई घूमने का टाइम याद करो, तो क्या होता था 2 पाई बाई ओमेगा हुआ करता था। तो बस अगर मैं यहाँ रखूं फाइनली इस तरीके से, कहां कहां लिमिट रखोगे, तो लिमिट रखोगे 0 से लेकर 2 पाई डिवाइड बाई ओमेगा, और ये हो गया 0 से लेकर 2 पाई डिवाइड बाई ओमेगा। अगर इसे आप सॉल्व करोगे, साइन स्क्वायर को इंटीग्रेट करोगे, सॉल्व करोगे, डायरेक्टली रख रहे फॉर्मूला, क्योंकि डायरेक्टली याद होना चाहिए, नीट एंड मेन जैसे पेपर की डायरेक्टली फॉर्मूला याद रखो। ठीक है, तो अब अगर मैं इसके बात करूं, इंटीग्रेट करोगे इसे, तो इंटीग्रेट करने के बाद जो आंसर आएगा बहुत ही सिंपल आंसर दिखाई देगा आपको, वो दिखाई देगा आई नोट डिवाइड बाई रूट 2। आई नोट क्या है, तो आई नोट याद है ना, आई नोट को क्या बोला करते थे हम लोग, आई नोट को बोला करते थे हम लोग पीक करंट। समझ में आ गया क्या आप लोगों को, क्या आरएमएस का मतलब भी समझ में आ गया आप लोगों को, और साथ ही साथ क्या आपको ये समझ में आ गया कि फॉर्मूला में आई नोट बाय रूट 2 में आई नोट क्या है। तो फाइनली याद रख लेना आप लोगों को, ये याद रखना है कि आई आर एम एस इक्वल टू हो जाएगा आई नोट डिवाइड बाई रूट 2। ठीक है, नोट डाउन कर लो इसे, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। आई नोट बाय रूट 2। ठीक है, किसी को भी कुछ लग रहा हो चैट में मैसेज कर सकता है, मैं चैट देख रहा हूं उनका। ठीक है श्रीधर, लगता है अभी आपने ज्वाइन किया है। ठीक है, राजलक्ष्मी पहले से थे। रियलमी नाम चेंज नहीं किया आपने, लास्ट लेक्चर में बोला था नाम चेंज कर लेते। ठीक है, कोई बात नहीं, नेक्स्ट लेक्चर से ध्यान रखना, नाम से बैठा करो। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आ गया कि आप लोगों को क्लियर है, बढ़ जाऊँ आगे। आरएमएस का मतलब लास्ट लेक्चर में मैं आरएमएस की बातें नहीं की थी, बाकी सारी बातें हम लोगों ने कर रखा था। तो आरएमएस दिमाग में रखना, आई आर एम एस इक्वल टू आई नोट डिवाइड बाई रूट 2। आई नोट क्या है समझ में आ गया, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट है। अब ठीक है, तो आई आर एम एस आ गया, वी से भी हमने रिलेशन देखा था, वही फॉर्मूला जो कि आपने डायरेक्ट करंट में देखा था, वी इक्वल टू क्या होता है, तो अगर आपको याद होगा वी इक्वल टू क्या होता है, आई इंटू आर। रिविजन किया था हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में, डायरेक्ट करंट के जैसा ही है यहाँ पर भी। तो जैसे v इक्वल टू आई आर आपने वहां देखा था, उसी तरीके से मैं ऐसा लिख सकता हूँ, वी नोट इज इक्वल टू आई नोट इंटू आर। ठीक है, अगर वी नोट है तो यहाँ कौन है, आई नोट है, तो वी नोट इज इक्वल टू आई नोट इंटू आर। या फिर अगर आर एम एस की बात करूंगा मैं, तो मैं बोलूंगा वी आर एम एस इक्वल टू आई आर एम एस इंटू आर। नोट डाउन कर लेना इसे। ठीक है, तो v इक्वल टू आई आर, वी नोट इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई नोट इंटू आर हो जाएगा, एंड वी आर एम एस का वैल्यू क्या हो जाएगा, आई आर एम एस इंटू आर हो जाएगा। समझ में आ गया, क्लियर है यहाँ तक? कोई फॉर्मूला जैसे डायरेक्ट करंट में देखा करते थे, वही वैसे ही कुछ फॉर्मूला ये भी है। तो समझ में आ गया, वी नोट इक्वल टू आई नोट आर, वी आर एम एस इक्वल टू आई आर एम एस इंटू आर। अब एक इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, ये कोई टॉपिक नहीं, इंफॉर्मेशन है। जब कभी भी आप बोलते हो इन जनरल, क्या बोलते हो आप, बोलते हो कि सर हमारे घर में 220 वोल्ट का पावर सप्लाई आ रहा है, ऐसे ही बात करते हैं ना हम लोग, कि अगर फैन चलाना हो, एसी चलाना हो, या फिर फ्रिज चलाना हो, टीवी चलाना हो, तो आप बोलोगे सर 220 वोल्ट एसी आ रहा है हमारे पास। अब 220 वोल्ट का क्या मतलब हुआ यहाँ पर, जैसे बोला जाए कि मैं बोलूंगा 220 वोल्ट ऑफ एसी। ठीक है, एसी 220 वोल्ट एसी, अगर इवन क्वेश्चन में भी बोला गया हो कि 220 वोल्ट ऑफ एसी, इसका मतलब 220 क्या है, क्या ये आपका वोल्टेज है,
अब आप बोलोगे सर वोल्टेज तो हमने लास्ट लेक्चर में ही सीखा था कि वोल्टेज टाइम के साथ 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 क्या हो रहा होता है, वेरी करता चला जाता है। लास्ट लेक्चर देखो सीखा तो ऑलरेडी आप लोगों ने, यहाँ पर बातें कर रखा था कि सर हाँ देखिए करंट कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है, वोल्टेज भी कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है। तो आपने सीखा था लास्ट लेक्चर में कि हाँ सर ये कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा होता था। तो ई का वैल्यू क्या होता था, वी नॉट साइन ओमेगा टी हुआ करता था, और ये टाइम के साथ साथ भी चेंज हो रहा होता था। तो जब हम लोग ये बात करते हैं कि सर ये 220 वोल्ट है, तो 220 वोल्ट कब का, मैक्सिमम की बात कर रहे हैं, एवरेज की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? तो ध्यान रखना जब कभी भी क्वेश्चन में लिखा गया हो समथिंग वोल्टेज ऑफ एसी, इसका ध्यान रखना, इंफॉर्मेशन है, ठीक है, इंफॉर्मेशन की तरह देखो इसे। तो 220 वोल्ट ऑफ एसी लिखा है तो इसका मतलब यह हुआ कि ये क्या है, ये हमारा VRMS है, ठीक है। कंफ्यूजन मत रखना, क्योंकि नीट के पेपर में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सबसे बेस्ट गाइड होता है PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सबसे अच्छा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप देखोगे तो बार बार लिखा होता है कि इतने वोल्टेज का इतना करंट फ्लो कर रहा है। अब करंट तो कांस्टेंट है ही नहीं, तो किस वैल्यू को दिया जा रहा है आपको? तो याद रखना हमेशा, जब तक अनटिल अनलेस मेंशन ना कर रखा हो, अपने मन से अगर आप लोगे तो क्या दोगे आप लोग, VRMS लोगे, ठीक है। इसे इंफॉर्मेशन की तरह रखना, स्टार मार्क लगा रहा हूं तो समझ लो इंपॉर्टेंट है बातें। तो 220 वोल्ट ऑफ एसी मतलब VRMS दे रखा है आपको, यानी जब भी आप बोलते हो कि 220 वोल्ट आ रहा है हमारे घर पर, तो इसका मतलब हुआ 220 वोल्ट आ रहा है, दैट मीन्स आप ये बोलोगे कि वो VRMS है। समझ में आ गया क्या आप लोगों को? क्लियर है? ठीक है, किसी को डाउट्स हो हैंड रेज कर देना या चैट में मैसेज कर दो, मैं दोबारा समझा दूंगा अगर कोई भी पॉइंट आप लोगों को समझ नहीं आया हो तो। ठीक है, चैट में देख रहा हूँ आप लोगों का, तो आप मैसेज कर सकते हैं। दोनों ग्रुप में मैसेज करोगे तो बेटर रहेगा, क्योंकि मैं आपके उस ग्रुप को देख रहा हूँ। तो समझ में आ गया आपको 220 वोल्ट ऑफ एसी का मतलब? अगर समझ में आ गया हो तो मेरी बातों का आंसर करना। क्वेश्चन है आपके लिए, छोटे से क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहा हूं। ठीक है, तो मान लो, याद है ना इसे क्या बोलते हैं, एसी का सोर्स है ये। इसे मैंने लिखा 220 वोल्ट, ठीक है। ये दे रखा है 220 वोल्ट दे रखा है। अब भाई 220 वोल्ट दे रखा है तो जरा बता सकते हो वी नोट का वैल्यू क्या होगा? तो तेजी से बोलो क्या होगा वी नोट का वैल्यू? आपके आंसर का वेट कर रहा हूं मैं, चैट में मैसेज कर सकते हो। वेट कर रहा हूं। अगर 220 वोल्ट का एसी सोर्स है तो क्या मैक्सिमम वैल्यू वोल्टेज बता सकते हो आप लोग? फॉर्मूला देखो, जस्ट देखा था कुछ देर पहले। वेट कर रहा हूं आपके आंसर का, कुछ आ रहा है क्या देखो। अगर 220 वोल्ट लिख रखा है तो क्या होगा सोचो, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज। याद कराऊं फॉर्मूला क्या होता था? हेल्प चाहिए मेरी, देखो मैं हेल्प करूं। क्या हुआ करता था, VRMS, याद करो। VRMS इक्वल टू क्या होता था, VRMS इक्वल टू वी नॉट डिवाइड बाई √2। याद आ गया क्या फॉर्मूला? ओवर अ फुल साइकिल VRMS इक्वल टू क्या आया, वी नॉट बाई √2। अगर VRMS इक्वल टू वी नॉट बाई √2, देखा क्वेश्चन का बेसिक रहने वाला है, क्योंकि अगर इंफॉर्मेशन सही से कलेक्ट नहीं करेंगे तो हम लोग उसे आगे प्रोसेस नहीं कर पाएंगे सॉल्व करने के लिए। इस इंफॉर्मेशन को ध्यान रखना है कि दिया क्या गया है, वी नॉट दिया गया है या VRMS दिया गया है। तो भी अब आपको पता चल गया कि डायरेक्टली कोई बोले कि 220 वोल्ट है, इसका मतलब समझ जाना है कि ये क्या है, ये क्या है, जरा कमेंट करो। ये हमारा है VRMS। पूछा क्या गया है आपसे, वी नोट पूछा गया है। तो VRMS पता है आपको, वी नोट पूछा गया है, फॉर्मूला डायरेक्टली यूज करना है, VRMS इक्वल टू वी नोट बाय √2। तो वी नोट का वैल्यू क्या हो जाएगा, वी नोट का वैल्यू हो जाएगा √2 टाइम्स ऑफ ए VRMS। रखेंगे वैल्यू तो क्या होगा, √2 इंटू, आगे बोलो क्या हो जाएगा, ये 220। बस हो गया आंसर, 220 √2, 220 √2 वोल्ट। ये हमारा हुआ मैक्सिमम वैल्यू वोल्टेज। यानी आपके घरों में जो 220 वोल्ट बोलते हैं, तो 220 वोल्ट बोलने का मतलब वो RMS आ रहा है, लेकिन मैक्सिमम कितना आ रहा है, तो मैक्सिमम आ रहा है सर 220 √2 वोल्ट। क्या यहाँ तक समझ में आ गया? अगर किसी को प्रॉब्लम हो पूछ सकता है। क्लियर है यहाँ तक? बढ़ जाऊँ आगे। तो ये लास्ट लेक्चर था हमारा, लास्ट लेक्चर में थोड़ा सा पार्ट था RMS का पार्ट।
तो आरएमएस आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि आरएमएस किसी भी फंक्शन का, चाहे वो आप केटीजी पढ़ा होगा 11th में, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पढ़ा होगा, या कोई भी एक फंक्शन का जब आपको आरएमएस बोला जाए तो आरएमएस निकालने का तरीका क्या होता है? पहले क्या करेंगे? स्क्वायर करेंगे, फिर क्या करेंगे? मीन करेंगे, फिर उसका क्या करेंगे? रूट करेंगे। इनडायरेक्टली रूट ऑफ मीन ऑफ स्क्वायर ऑफ करंट हो गया। सभी को समझ में आ गया ये? बोल जाऊँ आगे? ठीक है, तो देखो आगे बात करते हैं हम लोग। तो लास्ट लेक्चर में अगर हम लोग बात करें, अब डायरेक्टली बात करें, तो देखो आप लोग को समझ में आ गया होगा कि जब डायरेक्ट करंट में रिवीजन कराया था लास्ट लेक्चर में आप लोगों को, जब डायरेक्टली बैटरी के साथ रेजिस्टेंस को जोड़ा जाए तो भी बताना, आई बताना, कोई बड़ी बात नहीं है, फॉर्मूला आपको भी पता है, आई इक्वल टू क्या होता है? तो आई इक्वल टू हो जाता है V बाई आर। ऑलरेडी कब देखा? इलेक्ट्रिक करंट का टॉपिक था, उस समय आपने सीखा आई इक्वल टू क्या हो जाएगा? V बाई आर। इसी तरीके से जब किसी कैपेसिटेंस को भी वोल्टेज के साथ जोड़ दिया गया, जब किसी कैपेसिटर को या कैपेसिटेंस को भी वोल्टेज के साथ जोड़ दिया गया, तो आपको समझ में आया था डायरेक्ट वोल्टेज ऐसे नहीं है, कैसा है? डायरेक्ट वोल्टेज के अक्रॉस जोड़ दिया गया तो भी क्यू का वैल्यू क्या आपको पता था? CV हुआ करता था। ये समझ में आ गया था आप लोगों को। और जब आपको ये भी समझ में आया कि किसी बैटरी को जब मैं इंडक्टर के अक्रॉस जोड़ूंगा, तो पता है कि इस इंडक्टर के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो क्या होगा? L टाइम्स DI बाई dt। DI बाई dt मतलब रेट ऑफ चेंज इन करंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ऑलरेडी आपने EMI में सब चीजों को सीख रखा है, आज हम लोग उससे यूज करेंगे, लेकिन कहां पर? अल्टरनेटिंग करंट के साथ में। तो डायरेक्ट करंट का रिवीजन ये कराया गया था, फिर से याद दिला दिया आप लोगों को। I इक्वल टू क्या होगा? V बाई आर। Q इक्वल टू क्या हो जाएगा? CV। और V यहाँ पर पोटेंशियल ड्रॉप जो आ रहा है इंडक्टर के अक्रॉस, VL बोल देता हूँ इसे मैं, तो वो क्या हो जाता था? L टाइम्स DI बाई dt हो जाया करता था। तो यहाँ तक हम लोगों ने ऑलरेडी बातें कर रखा था। अब आगे, अब बात यह है कि जब हम लोग अब आज के लेक्चर में अगर मैं बात करूं तो अब हम लोग ये बात करने वाले हैं कि सर अगर मान लिया जाए रेसिस्टर को, अगर रेसिस्टर को मैं AC सर्किट के साथ या AC सोर्स के साथ जोड़ूं तो क्या होगा? फिर बात की जाएगी यहाँ पर कि जब मैं कैपेसिटर को AC सर्किट के साथ जोड़ूंगा तो क्या होगा, और जब इंडक्टर को जोड़ूंगा तो क्या होगा, अगर तीनों को जोड़ दिया जाए तो क्या होगा, कोई दो जोड़ दिया जाए तो क्या होगा, सबके बारे में बात करने वाले हैं अभी के लेक्चर में। तो देखो सबसे पहले कुछ समझने की कोशिश करते हैं, फेज समझाने की कोशिश करता हूँ। फेज यानी कि रिवीजन बोलूंगा मैं फेज के बारे में, क्योंकि आप ऑलरेडी क्लास 11 में वेव थ्योरी हुआ करता था, याद करो। वेव, साउंड वेव, स्ट्रिंग वेव, याद शायद नहीं आ रहा हो, लगता है किन्हों को याद है? वैसे कोई ऐसा जिसे याद हो वेव थ्योरी? फेज पढ़ा होगा, फेजर पढ़ा होगा वहां पर वेव में, नहीं याद है? नहीं रहा है, याद है? चलो कोई बात नहीं, मैं समझाने के लिए हूँ, ठीक है? अगर नहीं है, नहीं याद है, कोई बात नहीं, समझा दूंगा, दोबारा समझा दूंगा, डायरेक्टली यूज नहीं करूंगा अनटिल अनलेस आप लोगों को कंफर्टेबल ना हो, ठीक है? कोई बात नहीं, समझा देता हूँ। बहुत बेसिक चीजें है, बहुत डिफिकल्ट चीजें नहीं है, आसान सी चीज है, आसानी से समझ जाओगे। तो देखो फेज का मतलब होता है, फेज का मतलब होता है कि कौन कितना आगे चल रहा है, कौन कितना पीछे चल रहा है। अच्छा ऐसे कैसे हो सकता है? जैसे मान लो मैं ऐसा बोलूंगा, ऐसे समझने की कोशिश करो कि मान लो कि एक ग्राउंड है, सर्कल है, वही आप लोग एनुअल स्पोर्ट्स वगैरह कॉलेज वगैरह में होता है, स्कूल वगैरह में होता है, तो आप जब वहां रहते हो तो देखते हो ना वहां पर कि हो सकता है कि ऐसा इस तरीके से है, ये कुछ इस तरीके से यहाँ पर जा रहा होता है। हो सकता है कि लेट सपोज रनर ए यहाँ से है, स्टार्ट किया, सब एक साथ स्टार्ट किए, यहाँ से स्टार्ट किए, और ए यहाँ पर है मान लो, और मान लो मैं बोलूंगा कि बी यहाँ पर पहुंच चुका है, बी यहाँ पर पहुंच चुका है, समझ में आ गया? अगर बी वहां पहुंच गया, ए यहाँ पर है, तो मैं ये बोलूंगा, कुछ लोग बोलेंगे सर, देखो अब देखने का नजरिया है, कुछ लोग बोलेंगे सर कि ये कुछ ना हो, पूरा फुल सर्कल का क्वार्टर आगे है, ऐसे बात कर सकते हैं। जो आम इंसान ऐसे ही बोलेगा कि हाँ वो 1/4 पोर्शन आगे है बी। लेकिन फिजिक्स के लैंग्वेज में अगर फिजिक्स का स्टूडेंट हो ऐसे बात नहीं करेगा, वो क्या बोलेगा? वो बोलेगा कि बी के बारे में बोलेगा, ये एंगल कितना है? π/2 है। तो ये बी के बारे में बी ये बोलेगा ए के बारे में, या दोनों के बारे में ये बात की जाएंगी कि बी कैसा है? लीड ए, बी लीड्स ए, यानी बी ए से लीड में, कितने के लीड में है? बाई फेज ऑफ π/2। समझ में आ गया क्या?
अरे क्लियर हो गया ना इसका मतलब? फेज का मतलब क्या हो रहा है? फेज का मतलब हो रहा है कि बी ए से π/2 आगे, अब आगे किसी भी तरीके से हो सकता है, मे भी दोनों साथ साथ दौड़ना स्टार्ट किए हो, या हो सकता है ऐसा भी केसेस हो कि ऑलरेडी ये पहले से ही दौड़ रहा होगा, ए बाद में रेस में आया होगा। हो सकता है ना ऐसा कि वो दौड़ रहा है, ये बी यहाँ तक पहुंचा और ए तब दौड़ना स्टार्ट कर रहा है यहाँ से, ये भी पॉसिबिलिटी है। तो अब ये बात है कि अगर ये π/2 आगे है तो π/2 या तो इनिशियली आगे रहा होगा, या मैं यूं बोलूंगा कि ये हो ना हो बी क्या हुआ होगा, π/2 मतलब ये एंगल कितना हो गया, π/2। मान लेता हूँ कि लेट्स सपोज ये कितने से घूम रहा है, ओमेगा से घूम रहा है। ओमेगा क्या है? घूमने की स्पीड, एंगुलर स्पीड। तो मैं ये बोलूंगा बी ए से, अगर टाइम के टर्म में सोचा जाए तो मैं ऐसा बोलूंगा कि बी ए से कितना टाइम पहले स्टार्ट किया, तो मैं बोलूंगा वो स्टार्ट किया π/2 ओमेगा, वही θ/ओमेगा की बात कर रहे हैं हम लोग, सही लिखा है ना, θ/ओमेगा। तो मैं बोलूंगा बी ए से इस टाइम तक पहले, यानी π/2 ओमेगा टाइम पहले से स्टार्ट हुआ है। मैं इसे ऐसा भी सोच सकता हूँ। तो ये होता है फेज का मतलब। समझ में आ गया कि आपको फेज का मतलब? सिंपल वही, अगर ज्यादा कंफ्यूजन है इसको इस तरीके से सोचो कि एनुअल स्पोर्ट्स चल रहा है आप लोगों का, बी यहाँ पर है, ए यहाँ पर है, मैं बोलूंगा बी इज अ लीड, बी लीड्स ए बाई फेज ऑफ π/2। या फिर इसे रीड करने का तरीका ये होता है ए लैग्स बी बाई फेज ऑफ π/2। लैग का मतलब क्या होता है? पीछे, यानी ए बी से पीछे है। कितना पीछे है? तो π/2 एंगल पीछे है। उस एंगल को हम लोग एंगल ना बोल के हम लोग क्या बोलेंगे? फेज। कितना फेज पीछे है? π/2 पीछे। तो क्या आप लोगों को समझ में आ गया यहाँ पर फेज का मतलब क्या होता है? क्लियर हो गया फेज का मतलब? क्योंकि नेक्स्ट टॉपिक मूव करने से पहले इस फेज का मतलब समझना जरूरी था। तो ये रिवीजन था आप लोगों का वेव थ्योरी का। तो वेव आप लोग को याद आ रहा होगा, नहीं भी याद है तो देखो यहाँ से रिवीजन कर लो आप लोग। तो अब यहाँ तक समझ में आ गया? क्लियर है आप लोगों को? बढ़ जाऊं आगे? ठीक है, तो ये सब लिख लो, नोट डाउन कर लो पहले इसे, फिर आगे बढ़ता हूं मैं। ए बी लीड्स ए एंड ए लैक्स बी। तो दोनों का मतलब समझ में आना। लीड का मतलब आगे, ऑब्वियस बात, लीड मतलब लीडर। ठीक है, लीडर तो लीड करता है हमेशा, याद है ना आप लोग को? 15 अगस्त जस्ट गुजरा है, याद होना चाहिए। देखो 15 लीड्स ए लैग्स, लैग्स की बात करो तो लैग्स मतलब पीछे रहना, पीछे, यानी ए लैग्स बी, एक ही बात है। बी ए से आगे है या ए बी से पीछे है, एक ही बात है। बस लैंग्वेज का फर्क है, इसे लीड बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं? लैग बोलते हैं। और फेज का मतलब भी आप लोगों को थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। टाइम के टर्म में सोचा जाए तो कुछ ऐसा हुआ इसका मतलब। ठीक है, अब ये समझ में आया तो देखो आगे बात करते हैं हम लोग। देखो अब टॉपिक स्टार्ट करते हैं डायरेक्टली। तो आपको फेज का मतलब समझ में आ गया, आरएमएस एवरेज करंट का फंक्शन समझ में आ गया, पोटेंशियल वेरी करता है, V=V0 sin ओमेगा टी, वो भी समझ में आ गया आप लोगों को। अब आगे आगे ये बात की जा रही है कि अगर किसी भी सर्किट एलिमेंट को, यानी इलेक्ट्रिकल एलिमेंट को, कौन कौन होता है? रेजिस्टर, कैपेसिटेंस और इंडक्टर, इन तीनों की बात की जा रही है। जब इसे मैं एसी सोर्स के साथ जोड़ूंगा तो वो कैसे बिहेव करेगा, क्योंकि यही हमारा प्रैक्टिकल डाटा है। अगर आपने फैन को देखो, एसी सोर्स आ रहा है, टीवी को देखो, एसी सोर्स आ रहा है, जिस प्रोजेक्टर में आप लोग देख रहे हो कैसे आ रहा है वहां पर, वहां पे एसी सोर्स आ रहा है। तो सभी जगह एसी सोर्स होता है, ना कि डायरेक्टली बैटरी से कनेक्टेड होता है। तो बिल्कुल प्रैक्टिकल डाटा को आप रीड करने वाले हो, जो कि हमारे आसपास की चीजों में देखते हैं कई बार। तो देखो सबसे पहला टॉपिक हमारा है, एक बार तीनों को अलग अलग सीख लिया तो तीनों को जोड़कर भी देखे तो आपके लिए कोई मुश्किल नहीं होने वाला है, बहुत ही सिंपल सा टॉपिक रहने वाला है आज का। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम लोग देखेंगे आर विथ एसी। ठीक है, रेसिस्टेंस विथ एसी टॉपिक है, लिखो रेसिस्टेंस विथ एसी सोर्स या एसी। जब रेसिस्टर को एसी के साथ जोड़ेंगे तो क्या होगा, हम लोग उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो देखो क्या होने वाला है। मान लो मैं ऐसा बात करता हूं, ये रेसिस्टर हो गया, याद है सिंबल? सिंबल कैसा होता था एसी का? कुछ ऐसा। ये सोर्स है, ये सोर्स कहाँ जनरेट होता है? ऑलरेडी बात किया था जनरेशन ऑफ एसी में आज के फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने। तो अगर ये रेसिस्टेंस आर है, इस V के बारे में बात किया जाए, V कुछ रहा होगा, मान लेता हूं कि लेट सपोज यहाँ पर करंट की बात करूं तो I इक्वल टू I0 ऑफ साइन ऑफ ओमेगा टी है। दिख रहा है ना आप लोगों को? I इक्वल टू क्या है? I0 ऑफ साइन ऑफ ओमेगा टी। यानी किसी भी टाइम की पे आपको रजिस्टर में करंट पता है, सभी को समझ में आ गया? वो क्या है? I0 साइन ओमेगा टी।
अब अगर ये आई नॉट साइन ओमेगा टी है तो ऑब्वियसली बात है जैसे 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 करंट यहाँ वेरी कर रहा होगा, क्या रेसिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस भी वेरी कर रहा होगा? सिंपल सा लॉजिक है, जब करंट वेरी करेगा तो रेसिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस वेरी करेगा। कैसे करेगा? क्योंकि अगर इवन आर कांस्टेंट है तो V इक्वल टू आप क्या लिखोगे, I इंटू आर। सिंपल सा वही फॉर्मूला, कोई भी नया चीज नहीं पढ़ा रहा हूं मैं, पुराने लेक्चर है। पुराने लेक्चर कौन सा? जो हमेशा से पढ़ते आ रहे इलेक्ट्रिक करंट, उसे ही देख रहे हैं। अलग बात है इस बार हमारा वोल्टेज चेंज हो रहा है, लेकिन फॉर्मूला अभी भी वही है, हमारा चेंज नहीं हो रहा है फॉर्मूला। तो V इक्वल टू आई आर, समझ में आ गया? अगर V इक्वल टू आई आर, क्योंकि I टाइम के साथ 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 क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, टाइम चेंज हो रहा है तो I भी चेंज हो रहा है, इसी वजह से V भी क्या हो रहा होगा, चेंज हो रहा होगा। तो V इक्वल टू क्या लिखोगे, I इंटू आर, मतलब क्या हो जाएगा, आई नॉट इंटू आर साइन ऑफ ओमेगा टी। अब इस आई नोट आर को हम लोग क्या बोलने वाले हैं, तो इस आई नोट आर को मैं बोल दूं क्या, ये मैक्सिमम वोल्टेज है इस आई नोट आर को, तो मैं क्या लिखूंगा, वी नॉट ऑफ साइन ऑफ ओमेगा टी, ये हमारा हो गया V एज ए फंक्शन ऑफ टी। तो बस यही है, सिंपल सा, और कुछ है? कुछ भी नहीं, बस यही। जब रेसिस्टर को जोड़ा जाए किसके साथ, AC के साथ, तो देखो I इक्वल टू क्या आया, I इक्वल टू आया आई नोट साइन ओमेगा टी, एंड V इक्वल टू क्या आया हमारे सामने, V नोट साइन ओमेगा टी। समझ में आ गया क्या? यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को? लिख लो, इसके बाद आगे एनालिसिस का पार्ट करेंगे हम लोग, और एनालाइज करेंगे इससे हम लोग। तो I इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी, V इक्वल टू V नोट साइन ओमेगा टी। अब अगर आप देखो यहाँ पर, एक काम करते हैं, एक टेबल बना लेते हैं, समझने के लिए एक टेबल बनाते हैं। यहाँ तक काम किया, न्यूमेरिकल्स आए, सॉल्व कर लोगे आप लोग, कुछ नहीं है, बस यही करना है फॉर्मूला, V इक्वल टू आई आर, इसे रखा हो गया, यहाँ तक काम हमारा हो गया। लेकिन अब अगर मैं इसे थोड़ा सा एनालिसिस कराता हूँ, देखो आप लोग, जब टाइम की बात करूंगा, काम करता हूँ, सब आई लिख देता हूँ, इस तरफ V लिख देता हूँ, यहाँ पर क्या लिख देता हूँ, टाइम लिख देता हूँ। इस टेबल को फिल करते हैं, बस फॉर्मूले में रखना है और कुछ भी नहीं है। देखो आप लोग, अब अगर मैं बोलूं टाइम 0 है, समझ में आया? टाइम क्या है जरा कमेंट करो, 0 है। अगर टाइम 0 है, जरा रखकर देखो, T0 मतलब साइन 0, यहाँ भी साइन 0। तो जब टाइम 0 है तो करंट भी 0 है और वोल्टेज भी 0 है। समझ में आ गया? क्लियर हो गया? अरे क्लियर हो गया यहाँ तक? ठीक है, यानी जब करंट 0 है तो ये भी 0 है। अब अगर मैं बात करूं T इक्वल टू, मान लेते हैं कि फुल साइकिल रहा होगा इसका, फुल साइकिल कितने का है, तो मैं वो लिखूंगा फुल साइकिल मान लो कैपिटल T पर है। फुल साइकिल मैं बोल देता हूँ कैपिटल T पे। तो अगर आपको याद है लास्ट लेक्चर, तो लास्ट लेक्चर में आपने इसका ग्राफ बनाया था कुछ ऐसा, ये हो गया फुल साइकिल, याद आया ना? इसे बोलते हैं हम लोग फुल साइकिल बोलते हैं। यानी इस साइकिल को क्या बोलोगे, ये हो गया हाफ साइकिल हो गया, ये हो गया फुल हो गया, ये क्या हो गया कमेंट करो, तो ये हो गया हाफ हो गया, और ये 1/4 हो गया, क्वार्टर बोलेंगे इससे। तो दिख रहा है ना, क्वार्टर पर जाएंगे तो करंट मैक्सिमम हो रहा है, साइन का फंक्शन बनाया है बस, और कुछ भी नहीं है, साइन का ग्राफ है बस ये। समझ में आया? तो अगर ये साइन का ग्राफ है, तो जैसे 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 टाइम बढ़ा रहे हैं हम लोग, तो वैसे वैसे क्या हो रहा होगा, टाइम को इंक्रीज करेंगे, तो यहाँ पर क्या हो रहा होगा कि आपको पता होगा कि T0/4 में गए होंगे तो करंट मैक्सिमम हुआ होगा। और जब करंट मैक्सिमम हुआ, क्योंकि ये भी साइन का फंक्शन है, ये भी साइन का फंक्शन है, दोनों साइन साइन है, दिखाई दे रहा है आप लोगों को? तो जैसे ही करंट मैक्सिमम हुआ तो वोल्टेज भी मैक्सिमम हुआ है, दिख रहा है ना आप लोगों को? फिर से करंट 0 हुआ होगा तो वोल्टेज भी 0 हुआ होगा। तो मैं क्या बोलूंगा, मैं ऐसा बोलूंगा कि जब I और V के बारे में बात किया जाए, V किसके अक्रॉस, रेसिस्टर के अक्रॉस, तो जब I और V के बारे में बात किया जाए तो मैं बोलूंगा दोनों के दोनों एक साथ बढ़ रहे हैं और दोनों के दोनों एक साथ घट रहे हैं। यानी ऐसा नहीं कि I पहले बढ़ गया फिर V बाद में बढ़ा, ऐसा नहीं हो रहा है। कैसा हो रहा है, दोनों के दोनों एक साथ चल रहे हैं। तो एक साथ चल रहे हैं तो हम लोग क्या बोलेंगे, दोनों के दोनों कैसे, इन सेम फेज। सोचो वही एथलीट वाले ग्राउंड की बात कर लूं मैं, तो अगर ग्राउंड की बात करो तो दो इंसान एक साथ दौड़ रहे हैं तो हम लोग क्या बोलेंगे, दोनों एक साथ दौड़ रहे हैं मतलब दोनों सेम फेज में, 0 डिग्री का फेज डिफरेंस है दोनों के बीच में। तो जब वो बातें की जा रही है तो हम लोग क्या बोलेंगे, I और V दोनों के दोनों कैसे है, सेम फेज है। समझ में आ गया सेम फेज बोलने का मतलब यहाँ पर? तो अगर R विथ AC ऐड किया जाए तो इसका मतलब हुआ कुछ ऐसा कि ये भी आया होगा, ये I नोट है तो ये भी नोट, ये 0 तो ये 0, ये 0 तो ये 0। क्लियर हो चुका है आप लोगों को? ठीक है, किसी को डाउट्स हो हैंड रेज कर सकते हो, या किसी को डाउट्स हो तो कुछ पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं आप चैट, मैं आपके चैट देख रहा हूँ।
दोनों के दोनों कैसे हैं, साथ में। ठीक है, समझ में आ गया कि रेसिस्टर को अगर मैं एसी सोर्स के साथ जोड़ूं तो कैसा रहने वाला है, आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। रेजिस्टेंस भी समझ में आया आपको। तो अब अगर आप इसे देखोगे तो क्या लिखने वाले हो, मैं बोलूंगा कि फेज को दिखाने का तरीका कैसा होता है, मैं बोलूंगा कि लेट सपोज ये हमारा है आई, आई मतलब एक 0 डिग्री के फेज में कोई एंगल है 0 डिग्री, ये होता है π/2 डिग्री, याद है ना π/2। ये क्या होता है, ये होता है 3π/2 या -π/2। ये क्या होता है, ये होता है पाई एंगल, बस उसी एंगल में दिखा रहे हैं। अगर मैं आई को ऐसा दिखाऊंगा, अगर मैं आई को ऐसा दिखाऊंगा तो वी भी कैसे दिखेगा, वी भी कुछ ऐसे ही होने वाला है। इसका मतलब ऐसा लिख देता हूँ, ये आई नोट है तो ये क्या है, बोलो वी नोट है। तो आई और वी दोनों के दोनों कैसे रहने वाले हैं, इन सेम फेज। किस केस में बात की जा रही है, तो ये बात की जा रही है आपकी रेसिस्टर के बारे में बात की जा रही है। रेसिस्टर को जब हम लोग एसी में जोड़ेंगे तो आई और वी नोट दोनों के दोनों कैसे रहेंगे, इन सेम फेज रहने वाले हैं। तो फेज का मतलब भी समझ में आया, और साथ साथ ये भी समझ में आया कि दोनों के दोनों एक सिंगल फेज में रहने वाले हैं। क्लियर है, किसी को डाउट हो हैंड रेज करना, या कुछ चैट, कुछ भी डाउट्स हो चैट में मैसेज करो, मैं आपका मैसेज पढ़ रहा हूँ। तो डाउट पूछने में शर्माना नहीं है, हो सकता है आपके डाउट कईयों का डाउट रहा हो, तो खुलकर डाउट पूछ लो, कुछ भी डाउट हो आपके दिमाग में आ रहा हो तो। ठीक है, समझ में आ गया आई नोट वी नोट। क्लियर है, देखो आगे। तो हमने ये बात किया कि अगर किसी रेजिस्टर को, क्या रेजिस्टर को अगर मैं एसी सोर्स के साथ जोड़ूं तो क्या होने वाला है, ये आपको समझ में आया होगा। क्या यहाँ तक समझ में आ गया आप लोगों को क्या हुआ हो रहा है यहाँ पर। अब आगे, अब अगर मैं बोलूं कैपेसिटेंस को अगर मैं जोड़ दूं, कैपेसिटेंस को किसके साथ जोड़ा जाए, तो अगर मैं बोलूं कैपेसिटेंस को हम लोग जोड़ रहे हैं किसके साथ, कैपेसिटेंस विथ एसी, यानी मैं कैपेसिटेंस को ऐड करूंगा तो क्या होगा। तो जब मान लो कि जब डायरेक्ट वोल्टेज हुआ करता था तो क्या होता था, पहले याद कराता हूं। तो आपको याद आ रहा होगा कि जब डायरेक्टली भी ऐड करते थे हम लोग, ये V हुआ करता था। किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम टी पर ये मान लो कैपेसिटेंस C है, तो क्या लिखते थे आप लोग, Q इक्वल टू यहाँ लिखा करते थे CV, और यहाँ पर -Q हुआ करता था। ठीक है, तो Q इक्वल टू CV हुआ करता था कब, जब हम लोग इसे कहाँ सॉल्व किया करते थे, जब हम लोग इसे डायरेक्ट वोल्टेज के साथ जोड़ा जाता था। अब यहाँ पे वही काम कर रहे हैं हम लोग, लेकिन इस बार थोड़ा सा चेंजेस है। चेंजेस क्या है, तो मैं बोलूंगा कि अगर मैं इस कैपेसिटर को जोड़ू, किसके साथ जोड़ू, एसी सोर्स के साथ जोड़ू। समझ में आ गया, इस कैपेसिटर को जब एसी सोर्स के साथ जोड़ू, मान लेते हैं कि हमें दे रखा है, ये कितना दे रखा है, वी नॉट ऑफ साइन ऑफ ओमेगा टी दे रखा है। क्लियर हो चुका है ना, वी इक्वल टू क्या है, वी नॉट ऑफ साइन ऑफ ओमेगा टी। अगर v इक्वल टू वी नॉट ऑफ साइन ऑफ ओमेगा टी दे रखा है, अब किसी भी टाइम t पर अगर आपसे पूछा जाए चार्ज क्या है, तो बता सकते हो ना, कैपेसिटेंस C है, तो चार्ज इक्वल टू लिखेंगे C भी। अब आप लोग बोलो C तो कांस्टेंट क्वांटिटी, C कांस्टेंट क्वांटिटी, V अगर कंटिन्यूअसली बदल रहा है, चेंज हो रहा है, तो ऑब्वियस से बात Q भी क्या कांस्टेंट रहेगा या चेंज होता रहेगा, बोल भी दो क्या होगा, Q भी हमेशा क्या हो रहा होगा, चेंज होता जा रहा होगा। तो Q इक्वल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा, C इंटू वी हो जाएगा। अब Q इंटू सी भी का मतलब क्या हुआ, मैं ऐसा लिख दूं क्या, Q इक्वल टू C इंटू वी का वैल्यू रख रहे हैं, यहाँ से देखो V का वैल्यू यहाँ रखा जा रहा है, तो हो गया C भी नॉट। अब आगे बोलेंगे इसे हम लोग साइन ऑफ ओमेगा टी, ये हो गया Q, बस और कुछ भी नहीं है। समझ में आ गया Q का वैल्यू, Q इक्वल टू सी वी नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। अब Q इक्वल टू सी वी नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी हो गया। अब अगर मुझे मान लो बोला जाए किसी टाइम टी पे करंट बताओ, तो करंट क्या होता है, करंट होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, I इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी, यही तो होता है करंट, I इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी। अब अगर मैं इसे डिफ्रेंशिएट करूं तो साइन का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, साइन का डिफ्रेंशिएशन होता है, अगर याद नहीं है मैंने ऑलरेडी बोला है, आपको बस बेसिक देखना है। अगर आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो, मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हो, बेसिक बस फॉर्मूले देख लो, काम आ जाएगा वहां से। तो आई इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी लेंगे, अगर इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या होने वाला, देखो यहाँ से ये होगा सी वी नॉट, साइन का डिफ्रेंशिएशन हो जाता है, साइन का होता है कॉस ऑफ ओमेगा टी, क्योंकि यहाँ पर ओमेगा मल्टीप्लाई था, ओमेगा था अंदर, तो ये ओमेगा डिफरेंशिएट किया तो क्या हो जाएगा, ये बाहर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा ओमेगा सी इंटू वी नॉट इंटू कॉस ओमेगा टी।
तो हमारा आंसर यहाँ पर आ गया। यानी आपने किसी भी टाइम टी पर जब कैपेसिटेंस को हम लोगों ने उसके साथ ऐड किया तो आपने ये बता दिया कि सर यहाँ पर क्या आई होने वाला है, और आपने ये भी बता दिया कि यहाँ क्या क्यू होने वाला है। तो क्यू इक्वल टू सी भी समझ में आया, और आई इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी भी आप लोगों को समझ में आ गया। समझ में आ गया आई और क्यू, समझ में आया। अब इसे थोड़ा सा आगे मतलब थोड़ा सा इसे और मॉडिफाई कर रहे हैं हम लोग। अगर मॉडिफाई करेंगे तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आई इक्वल टू वी नॉट डिवाइड बाई ओमेगा सी है। समझ में आ रहा है? ओमेगा सी मतलब क्या हो जाएगा, 1 डिवाइड बाई ओमेगा सी। क्लियर हो चुका है? तो वी नॉट 1 डिवाइड बाई ओमेगा सी, ये क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ ओमेगा टी। अब बोलोगे सर ऐसा क्यों किया, आसान तो दिख रहा था यहाँ पर ओमेगा सी ज्यादा अच्छा लग रहा था ऐसा देखने में, तो ऐसे करने की जरूरत क्यों महसूस हुई। तो आई इक्वल टू यहाँ पर क्या लिखोगे, आई इक्वल टू हो जाएगा वी नॉट, अब 1 बाई ओमेगा सी को क्या लिखेंगे, तो 1 बाई ओमेगा सी को दिया जाता है एक्सी लिखा जाता है। समझ में आया? तो एक्सी का वैल्यू क्या हो जाएगा, एक्सी इक्वल टू 1 बाई, अब ऐसा नाम क्यों, क्योंकि करंट की तरह देखें, जैसे जब रेसिस्टर के साथ जुड़ा होता है तो ज्यादा आसान लगता है ना हमें सुनने में, इसी वजह से करंट की तरह दिखे। अगर करंट की तरह दिखे मतलब क्या, जब रेजिस्टेंस होता है तो क्या लिखते हो, आई इक्वल टू वी बाई आर। इसी तरीके से आसान करने के लिए इसे हम लोग क्या लिखेंगे, आई इक्वल टू वी नॉट बाई एक्सी। अब एक्सी क्या है, एक्सी का वैल्यू हो गया 1 बाई ओमेगा सी, ये हो जाएगा कॉस्ट ऑफ ओमेगा टी। सही लिखा है ना? ये ऐसा लिख देते हैं आई इक्वल टू वी नॉट बाई एक्सी को, जैसे वी नॉट बाई आर होता है वैसे यहाँ पर क्या आ गया, वी नॉट बाई एक्सी आ गया। इसे मैं लिखूंगा आई इक्वल टू आई नॉट सी कॉस ऑफ ओमेगा टी। अब कॉस क्या होता है, तो इसे और थोड़ा सा एक्सचेंज आगे बढ़ाते हैं हम लोग, इसे लिखेंगे आई इक्वल टू आई नॉट सी कॉस थीटा इक्वल टू हम लोग लिखेंगे साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। तो ये हमारा हो गया आईसी। दिख रहा है ना आप लोगों को? फाइनली हमें इससे मतलब है, इस चैप्टर में अगर आप फेजर को खाली समझो कि चैप्टर आपके हाथ में है, सिर्फ फेजर डेरिवेशंस कराया गया क्योंकि थोड़ा क्लियरिटी है आपको, लेकिन ये जो रिजल्ट आ रहा है ना ये ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपके लिए। तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई नॉट सी साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। अब दिख रहा होगा आप लोगों को, इसे लिख लो, पहले नोट डाउन कर लो इसे, वी को लिख लो, आई को लिख लो। आई इक्वल टू क्या है, आई नॉट सी साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। अब अगर आप यहाँ ध्यान से देखो, ध्यान से क्या देखने के लिए बोला जा रहा है, तो देखो यहाँ पर अगर मैं बोलूं यहाँ पर कि आपको V है यहाँ पर और ये क्या है हमारा I है, अगर इन दोनों को कंपेयर करो, अगर इन दोनों को कंपेयर करो मतलब किसे कंपेयर करने की बात करूं, फेज को कंपेयर करने का। अगर मैं फेज को कंपेयर करूंगा तो देखो यहाँ पर क्या है, साइन ओमेगा टी प्लस कुछ नहीं का मतलब 0 होता है, V नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 0 है इनडायरेक्टली यहाँ पर। और यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर आई नॉट सी साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। तो ये देखो ये पाई बाई 2 है और यह क्या है, ओमेगा टी है। तो अब आप लोग बोलो यहाँ पर देख के क्या लग रहा है आपको, कौन लीड कर रहा है, आई लीड कर रहा है या वी लीड कर रहा है? लीड मतलब कौन, किसका फेज ज्यादा है, आई का फेज ज्यादा है या वी का फेज ज्यादा है, बता सकते हो आप लोग देखकर फॉर्मूला? सोचो सोचो क्या आ रहा है, क्या किसका फेज ज्यादा है? यहाँ साइन ओमेगा टी है, ओमेगा टी प्लस 0, 0 बड़ा या पाई बाई 2 बड़ा, कौन लार्ज है, 0 बड़ा, 0 या पाई बाई 2? तो अगर इन दोनों को मैं कंपेयर करूंगा तो यहाँ आप क्या बोल पाओगे, यहाँ बोलने का तरीका ये रहेगा कि अगर बोलने का तरीका हमारा ये रहेगा कि मैं ऐसा बोलूंगा, अगर मैं इस तरीके से आई दिखाता हूं, तो आई यहाँ पर क्या है, आई पाई बाई 2 आगे है, किससे पाई बाई 2 आगे है, ये पाई बाई 2 आगे है, लीड में किससे, वी से। तो अगर मैं आई ऐसा दिखाता हूं तो वी कैसा दिखाऊंगा मैं, वी कुछ ऐसा दिखाऊंगा, यानी ये आई नोट है हमारा, ये क्या है हमारा, वी नोट है। सभी को समझ में आ गया कि आई नोट और वी नोट के बीच का? तो देखो हमेशा कैसे मेजर करते हैं फेज, इस तरीके से मेजर करते हैं क्लॉकवाइज। तो अगर इस तरीके से देखते हैं तो क्या बोलोगे आप कि आई नोट आगे है वी नोट से, कितना आगे है जरा कमेंट करो, पाई बाई 2 आगे है, या ऐसा लिख सकते हैं इसे हम लोग। ठीक है, ये नोट डाउन कर चुके हो, इसे नोट डाउन कर लिया आप लोगों ने, कैसे काम किया, कुछ नहीं, सिंपल सी बात बोलूं तो मैंने क्या किया, वी लिखा, तो क्यू इक्वल टू सी भी हमें पहले से पता है, कैप्चर में पढ़ा था, रिवीजन में किया है, बार बार बोल रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि आपको याद आ जाए कि हाँ ऐसा कुछ पढ़ा था हम लोगों ने कैप्चर में। तो क्यू इक्वल टू सी भी,
इसके बाद आई इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी किया है। अब यहां से लेके यहां तक अगर मैं बात करूं तो सिर्फ मैथ सॉल्व किया है, इस मैथ डरना नहीं, क्योंकि डिफरेंशिएशन सिंपल सा है, साइन का डिफरेंशिएशन बस है, सिंपल साइन का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन काम आ रहा है, और कुछ भी बड़ा बड़ा काम नहीं कर रहा हूं मैं यहाँ पर। तो ये यहाँ पर आ गया, ये आ गया, तो आई नोट यहाँ से डायरेक्टली फॉर्मूला आ गया। अब इसके आगे तो ट्रिग्नोमेट्री है, अगर कॉस ओमेगा टी है तो उसे साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 लिखा जा सकता है। तो फाइनली अगर मैं बोलूं फेज की बात करूं तो फेज में क्या लिखने वाले हो आप लोग? फेज में लिखोगे कि सर अगर ये आई नोट है तो ये हमारा क्या रहा होगा? वी नोट रहा होगा। ये फेज डिफरेंस कितने का है? पाई बाई 2। लीड कौन ले रहा है? तो मैं लिखूंगा यहाँ पर, या लैग कौन हो रहा है तो मैं ऐसा लिखूंगा, वी नोट लैग्स आई नोट। लैग्स मतलब आगे या पीछे? पीछे रहना, बाई पाई बाई 2। वही कहानी जो कुछ देर पहले बात कर रहे थे, किसके बारे में बात कर रहे थे? तो देखो इसकी बात कर रहे हैं हम लोग कि बी ए से पीछे या ए बी से पीछे या बी ए से आगे, वही बातें कर रहे हैं। यहाँ भी वही कहानी है। तो यहाँ अगर मैं बात करूं तो यहाँ भी वही बात है कि वी नॉट लैक्स आई नॉट बाई पाई बाई 2। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि जब करंट मैक्सिमम रहा होगा, जब करंट मैक्सिमम रहा होगा उस समय पोटेंशियल मिनिमम रहा होगा। यानी अगर मान लो कि करंट का मैक्सिमम वैल्यू आई नॉट है, तो वो क्या हुआ होगा? जब करंट मैक्सिमम पहुंचा होगा तो वोल्टेज उस समय 0 रहा होगा। तो उसके बाद में अगर मैं बात करूं, मान लो आगे जा रहा है, तो पाई बाई 2 फेज के बाद, पाई बाई 2 फेज के बाद पोटेंशियल डिफरेंस अपने मैक्सिमम वैल्यू को गेन किया होगा। किसके पाई बाई 2 के फेज के बाद? करंट के पाई बाई 2 के बाद। यानी पहले कौन मैक्सिमम पहुंचा होगा? तो पहले करंट मैक्सिमम पहुंचा होगा, उसके पाई बाई 2 फेज के बाद। फेज का मतलब क्या होता है? टाइम। याद है ना फेज का मतलब बताया था? फेज का मतलब क्या होता था? तो फेज का मतलब होता था, अभी लिखा था कुछ देर पहले, देखो फेज का मतलब क्या होता है? टाइम। दिख रहा है ना? फेज का मतलब टाइम। तो पाई बाई 2 फेज का मतलब हुआ कि करंट, करंट की बात करोगे तो करंट अगर मान लो 0 सेकंड में मैक्सिमम रहा होगा, तो ये जो वी नॉट है कितने सेकंड के बाद मैक्सिमम रहा होगा? तो पाई बाई 2 ओमेगा। तो ये होता है फेज का मतलब। तो फेज का मतलब भी आपको समझ में आ रहा होगा। हालांकि देखो बात ये है कि अगर सिंपल इसे भी दिमाग में रखोगे काम हमारा हो जाएगा, लेकिन समझ समझ के पढ़ो तो ज्यादा मजा आने वाला है आपको पढ़ने में। समझ में आ गया आप लोगों को? क्लियर है? किसी को डाउट्स हो? ठीक है, इधर किसी को डाउट्स हो पूछ सकते हैं, सभी को क्लियर हो चुके हैं? वुमेन एसएसएस स्कूल जयपुर, देखो इधर। और कोई इधर देखो, मेरे ख्याल से लास्ट लेक्चर में भी आप लोग थे और कुछ लोग अभी ज्वाइनिंग में है। ठीक है, रामा जी एसएसएस बोलो, समझ में आ गया कि इधर क्लियर है आपको भी? कोई डाउट? गंजम समझ में आ चुका है यहाँ तक? ठीक। किसी को भी डाउट हो हैंड रेज कर लेना, आगे समझा दूंगा। समझ में आ चुका है तो देखो आगे बढ़ता हूँ। तो आपको समझ में आया कि वी नॉट लैक्स आई नॉट बाई पाई बाई 2। लैक्स और लीड्स का मतलब समझ में आ गया ना आप लोगों को? ऐसे एक छोटा सा एग्जांपल दूं क्या? क्वेश्चन दूं, छोटा सा ट्राई करोगे आप लोग? कोशिश कोशिश कर रहे हैं। जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन ये दे रहा हूँ, आप लोग आंसर करना। ये एक ने दो दो क्वेश्चन देता हूँ, दोनों क्वेश्चन एक साथ सॉल्व करो, ठीक है? या वी नोट के टर्म में आंसर कर लो फिलहाल। क्वेश्चन आपके लिए, इफ v इज इक्वल टू